Assalamu alaikum. So, in today's class, we will be attempting labor market practice questions so that our topic of labor market gets revised once again and we are able to practice our questions and clear our doubt as well. Okay. So, we are doing the chapter labor market. We are doing practice questions starting with question number one. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, question number one is using diagram, explain the concept of demand of labor 4 marks. क्वेश्चन इज सेइंग क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि डिमांड फॉर लेबर का कॉन्सेप्ट शो करो डायग्राम के थ्रू। तो इफ यू गाइज रिमेम्बर ना, अगर आपको याद हो कि डिमांड फॉर लेबर का कॉन्सेप्ट क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं। अगर आपको डिमांड फॉर लेबर का कॉन्सेप्ट याद हो, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड कौन करता है बेटा। डिमांड कौन करता है? डिमांड एम्प्लॉयर करता है, ऐसा ही है। आपको यही बताया था, डिमांड एम्प्लॉयर करता है। और एम्प्लॉयर क्या कहता है कि मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर्स रखूंगा और कम वेज पे ज्यादा वर्कर्स रखूंगा। सर, एम्प्लॉयर क्या कहता है? मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा और कम वेज पे ज्यादा वर्कर रखूंगा। इसलिए वेज और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। और आपको क्लास के पहले दिन से सिखाया जा रहा है कि डायग्राम तो रिलेशन को देख के बनाई जाती है। तो अगर आपका रिलेशन नेगेटिव है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो कौन सा बनेगा? बताएंगे सर आप प्लीज। जब आपका रिलेशन नेगेटिव होता है तो जो आपका डिमांड कर्व है वो कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड, अपवर्ड? जब आपका रिलेशन नेगेटिव होता है तो आपका डिमांड कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो आप इसको समझा देंगे और डायग्राम बता देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं, फिर एक साथ अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर 4 मार्क्स। ये बोल रहा है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। तो अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि सप्लाई कौन करता है? सप्लाई एम्प्लॉय अपने आप की खुद करता है। तो मैं इधर लिखूं सप्लाई फॉर लेबर किसके हिसाब से? सप्लाई फॉर लेबर एम्प्लॉय के हिसाब से, सही कह रहा हूँ। और एम्प्लॉय क्या कहता है? मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा और मैं कम वेज पे कम काम करूंगा, सही कह रहा हूँ। सर, एम्प्लॉय क्या कहता है? एम्प्लॉय कहता है कि मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा, कम वेज पे कम काम करूंगा। इसलिए वेज और क्वांटिटी सप्लाइड में कौन सा रिलेशन है? वेज और क्वांटिटी सप्लाइड में कौन सा रिलेशन है बेटा? वेज और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। और इस वजह से जो आपका सप्लाई फॉर लेबर का कर्व है वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। गुड गुड। तो पहले दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर कोई मेरे साथ लिखना चाह रहा है तो वो साथ भी लिख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है। आंसर नंबर वन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आंसर नंबर वन। ठीक है, आंसर नंबर वन से शुरू करते हैं। आंसर नंबर वन। सो आपको मैंने ये बताया डिमांड फॉर लेबर के बारे में। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि डिमांड फॉर लेबर एम्प्लॉयर के प्रिस्पेक्टिव से है। और एम्प्लॉयर क्या कहता है? मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा, कम वेज पे ज्यादा वर्कर रखूंगा। इसलिए दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। और इसी वजह से डिमांड फॉर लेबर का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो मैं इधर लिखूं भाई, डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर इज अकॉर्डिंग, डिमांड फॉर लेबर is according to the perspective of employer. Demand for labor is according to the perspective of employer, which states that which states that an increase in wage rate, which states that an increase in wage rate will contract, an increase in wage rate will contract quantity demanded for labor. एम्प्लॉयर क्या कहता है? मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा। तो अगर वेज रेट बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगी। एंड डिक्रीज इन वेज रेट and a decrease in wage rate will extend
and a decrease in wage rate will extend quantity demanded for labor. A decrease in wage rate will extend quantity demanded for labor, comma creating a negative relationship, दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, thus forming a downward sloping demand for labor कर्व. ठीक है, thus forming डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर कर्व. तो हम लोग डिमांड फॉर लेबर का कर्व बना देंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, तो अब डायग्राम कैसे बनेंगे फिर से रिवाइज होगी, देखिएगा. सबसे पहले हमने दो एक्सिस बना दी. ठीक है, और लेबलिंग कर देंगे. देखें, ऊपर एक्सिस के ऊपर आ जाएगा वेज रेट. ठीक है, ऊपर एक्सिस के ऊपर आ जाएगा वेज रेट, और वेज रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से. ठीक है, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर. ठीक है, ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर. सही कह रहा हूँ सर? ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर. सर वेज और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव. तभी मैंने जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया. और सर ये मैंने नेगेटिव साइन बना दी. सर क्या ये पेपर में बनानी है? बेटा पेपर में नहीं बनानी, अभी इसलिए बनाई ताकि आपको याद रहे. ठीक है, तो ये एक वेज हो गई, और जहां डिमांड कर्व से टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आ गई. ठीक है, तो इधर लिख दूं वेज रेट डब्ल्यू, ये हो गया डिमांड कर्व पे पॉइंट, ये हो गई क्वांटिटी फॉर लेबर. अब मुझे बताओ, वेज रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर कम होगी. देखें, वेज रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर कम होगी. और ये ए से बी पे क्या हो रही है, कोई बच्चा बताएगा? ये ए से बी पे क्या हो रही है? सर जब वेज रेट कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या कहता है कि मैं कम वेज पे ज़्यादा वर्कर रखूंगा. तो देखें, जब वेज रेट कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, और ए से सी पे मूवमेंट होगी. देखें आप, सर जैसे ही वेज रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और जैसे ही वेज रेट कम होगा तो क्वांटिटी फॉर लेबर बढ़ जाएगी. तो एक बार मूवमेंट हो गई ए से बी के ऊपर, और एक बार मूवमेंट हो गई ए से सी के ऊपर. सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? शुड आई प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये पहले क्वेश्चन का आंसर था. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. आंसर नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था, यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर. ठीक है, ओके. आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर. तो बेटा लॉ सप्लाई ऑफ लेबर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉय क्या कहता है, मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा, कम वेज पे कम काम करूंगा, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन है और अपर स्लोपिंग कर्व बनेगा. तो अब क्या लिखें भाई? अब हम लोग लिखेंगे सप्लाई फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर इज अकॉर्डिंग टू supply for labor is according to the perspective of employee. Supply for labor is according to the perspective of employee, which states that an increase in wage rate, will extend quantity supplied for labor. An increase in wage rate will extend quantity supplied for labor. सर अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा, और कम वेज पे कम काम करूंगा. तो इधर लिखूं and a decrease in wage rate will contract
and a decrease in wage rate and a decrease in wage rate will contract quantity supplied for labor, and a decrease in wage rate will contract quantity supplied for labor। तो कौन सा रिलेशनशिप बना, कॉमा, creating a positive relationship, comma, creating a positive relationship, thus forming thus forming an upward sloping thus forming an upward sloping supply for लेबर कर्व। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई फॉर लेबर कर्व बनेगा। सही है, तो अब मैं किस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा देखिएगा। सर सबसे पहले अगेन मैं दो एक्सिस बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले दो एक्सिस बनाऊंगा, अगेन दो एक्सिस बना दूंगा सबसे पहले। सही है, ये दो एक्सिस हो गई, लेबलिंग कर दी, ऊपर आ गया वेज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी फॉर लेबर। सर वेज और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, देखिए मैंने अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया। ठीक है, और इस अपवर्ड स्लोपिंग कर्व के आगे लिख दिया सप्लाई फॉर लेबर, और आगे पॉजिटिव साइन बना दी, जो कि आपको पेपर में नहीं बनानी, अभी इसलिए बनाई है ताकि आपको याद रहे। अब आप देखें, जहाँ सप्लाई कर्व से टच हुआ वहां से क्वांटिटी आई, तो आप देखें वेज कम हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है, और आप देख सकते हैं वेज बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। ऐसा हो रहा है, देखें अब इधर, ये हो गया वेज रेट डब्ल्यू। ठीक है, ये पॉइंट हो गया सप्लाई कर्व पे, ये क्वांटिटी फॉर लेबर हो गई। अब आप देखें, जब वेज रेट डब्ल्यू से W1 पे बढ़ रहा है तो एज ए एम्प्लॉय मैं ज़्यादा काम करूंगा ज़्यादा वेज पे, तो इसकी वजह से ए से बी पे मूवमेंट हो रही है। सर जब वेज रेट डब्ल्यू से W2 के ऊपर कम हो रहा है तो क्वांटिटी फॉर लेबर भी QL से QL2 पे कम हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या कह रहा है, एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करूंगा, कम वेज पे कम काम करूंगा, ऐसा ही है। एम्प्लॉय क्या कह रहा है, मैं ज़्यादा वेज पे ज़्यादा काम करूंगा और कम वेज पे कम काम करूंगा। सही है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर दिया। तो फर्स्ट टू क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। बेटा मूवमेंट वाली बात हम लोग तब करते जब हम लोग डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। मूवमेंट हो रही है, बेशक मैं मना नहीं कर रहा, मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं तो लिखते हैं मूवमेंट ए से बी हो रही है, ए से सी हो रही है। ठीक है, अभी तो हमने नॉर्मल लॉ लिख के समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो यार जरा बताना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। तो अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया है कि लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या होगा। इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है पोजीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम है पोजीशन ऑफ रेस्ट जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर इक्वल होगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर भी इक्वल होगा, यानी कि वहाँ पे नो शॉर्टेज होगी और नो सरप्लस होगा वर्कर का। ठीक कह रहा हूँ सर, नो शॉर्टेज एंड नो सरप्लस ऑफ वर्कर। सही है, मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रेस्ट है जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर इक्वल है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इक्वल है, यानी कि मार्केट में ना तो शॉर्टेज है ना तो सरप्लस है। तो सर डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अनरेस्ट होगी जहाँ पे डिमांड सप्लाई नॉट इक्वल होगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड भी इक्वल नहीं है, यानी कि इस बार शॉर्टेज भी है और सरप्लस भी है। सही है, तो दो दो मार्क की डेफिनेशन लिख सकते हैं।
बिल्कुल सर, लिख सकते हैं हम लोग, सही है। तो आ जाएं जरा, ये डेफिनेशन पूरी करें। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 बताया जरा भाई। आंसर नंबर 3, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट ना। सो इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट, equilibrium in labor market is a position of rest, is a position of rest where demand for labor, where demand for labor and supply for labor and supply for labor both are equal, both are equal, where there is, where there is no shortage, where there is no shortage and no surplus of वर्कर। सही कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ भाई? सही है। सर ये बता दें जरा, डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? तो इधर लिखूं भाई, डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट इज अ पोजीशन ऑफ अनरेस्ट, डिसइक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट इज अ पोजीशन ऑफ अनरेस्ट वेयर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर, वेयर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर both are not equal, where there is existence of, where there is existence of, where there is existence of shortage and surplus of workers and disequilibrium occurs due to, डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है भाई? कोई बच्चा बताएगा डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है? ड्यू टू चेंजेस इन वेज रेट्स। ठीक है, सही। तो आई होप 4 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 5, using demand and supply diagram explain the effect of increase in demand for labor on market of labor। भाई ये कह रहा है क्वेश्चन के, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, इसका लेबर मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो पहले ये बता दो डायग्राम क्या बनेगी, डायग्राम क्या बनेगी। डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, तो जो डिमांड फॉर लेबर का कर्व है वो किधर शिफ्ट मारेगा? वो मारेगा राइट वर्ड शिफ्ट। सही कह रहा? डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, डिमांड फॉर लेबर का कर्व राइट वर्ड शिफ्ट मारेगा। सही है। और फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा। सही है, तो आओ बनाते हैं, आपके लिए डायग्राम बनाते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं डायग्राम और फिर इसको समझाते हैं। सो दिस इज आंसर नंबर 5। ठीक है, तो बताएं भाई, सबसे पहले तो दो एक्सेस बनानी है, ठीक है ना। सबसे पहले दो एक्सेस बनानी है, ये एक्सेस आ गई आपके पास, और बोलिएगा ये एक्सेस आ गई आपके पास। सही है, ये दो एक्सेस आ गई आपके पास, देख लें भाई। ठीक है, अब बताएं भाई, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, और जहां पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ गई वेज क्वांटिटी। सही कह रहा हूँ? तो इधर लिख दूं भाई, डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई वेज रेट, और ये हो गई क्वांटिटी फॉर लेबर। सर डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सर ये राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है, डिमांड फॉर लेबर के कर्व ने डीएल से DL1 के ऊपर राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। सर जहाँ पे न्यू डिमांड और ओल्ड सप्लाई मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, वहां से आ जाएगी वेज रेट और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी फॉर लेबर।
तो इधर लिख दूं भाई, ये हो गया वेज रेट W से W1, ये हो गई क्वांटिटी फॉर लेबर QL से QL1, सही कह रहा हूँ सर? ये हो गई वेज रेट, ये हो गई क्वांटिटी QL से QL1। कोई बताएगा मुझे बच्चा कौन से कर्व में शिफ्ट है, कौन से कर्व में मूवमेंट है? सर डिमांड फॉर लेबर का कर्व ने क्या मारा है, शिफ्ट या मूवमेंट, बताइएगा। सर डिमांड फॉर लेबर के कर्व ने शिफ्ट मारा है और सप्लाई फॉर लेबर के कर्व में मूवमेंट हो गई है। तो अगर ऐसे MCQ अब कभी भी आता है ना, तो मुझे पता है तुम लोग सब फोड़ दोगे उसको, है ना? बेहतरीन बेहतरीन। अब इस डायग्राम को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो आपको याद है भाई, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म्स अभी यूज कर रहा हूँ, पेपर में इट्स नॉट अलाउड। पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज करना अलाउ नहीं है, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँगा। तो मैं इधर लिखूँ भाई, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर फ्रॉम DL टू DL1। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है DL से DL1 पे। क्यों बढ़ रही है भाई लेबर की डिमांड? क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो इधर लिख दूं भाई, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर फ्रॉम DL टू DL1 ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। सही कह रहा हूँ सर, लेबर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। सही है। अब मुझे बताओ, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की शॉर्टेज होगी, तो लिखूं भाई विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ वर्कर। लिख दें इधर, विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ वर्कर, विच विल क्रिएट शॉर्टेज ऑफ वर्कर। और शॉर्टेज होगी तो वेज रेट बढ़ जाएगी, तो इधर लिखूं कॉजिंग वेज रेट टू इंक्रीज फ्रॉम W to W1, कॉजिंग वेज रेट टू इंक्रीज फ्रॉम W to W1। बताओ भाई, कोई बच्चा बताएगा प्लीज मुझे, कहानी शुरू किसने करी है? कहानी शुरू किसने करी है? हाँ भाई, कहानी शुरू किसने करी है? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? कहानी शुरू किसने करी है दोस्त? कहानी शुरू करी है एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने वर्कर की डिमांड बढ़ाई है, तो कहानी खत्म करेगा एम्प्लॉय। तो सिग्नल किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय क्या कहता है, मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा, तो लिखूं विच विल प्रोवाइड सिग्नल टू एम्प्लॉय, सो ही विल एक्सटेंड, which will provide signal to employee, so he will extend equilibrium quantity of labor, so he will extend equilibrium quantity of labor from QL to QL1। सही कह रहा हूँ, लेबर की क्वांटिटी एक्सटेंड होगी QL से QL1 पे, कॉमा दिस इज हाउ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, कॉमा दिस इज हाउ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट is achieved from E to E1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। सही। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ओके। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग 6, 7, 8, क्योंकि 6, 7, 8 में कोई इतना खास फर्क नहीं है। आपको सिर्फ अलग अलग डायग्राम बनानी है ताकि ये कल तक टॉपिक ड्रैग ना हो, मैं इसको अभी खत्म कर दूँ ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर ऑन मार्केट ऑफ लेबर। सवाल कह रहा है कि डिमांड सप्लाई की डायग्राम को यूज करो और बताओ कि अगर डिमांड फॉर लेबर कम होगी तो इसका लेबर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है। तो मुझे बताएं भाई, डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, तो इस बार जो आपका डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट वर्ड्स। तो बस इस बार क्या करेंगे, जो अभी डायग्राम बनाई थी उसके अंदर ही लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देंगे और एक्सप्लेनेशन को रिवर्स कर देंगे पूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर लेबर ऑन मार्केट ऑफ लेबर। सवाल कह रहा है कि अगर लेबर की सप्लाई बढ़ेगी तो उसके इससे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो मुझे बताओ, सप्लाई फॉर लेबर बढ़ेगी तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो इस बार करेगा राइट वर्ड शिफ्ट। सर सप्लाई फॉर लेबर बढ़ेगी तो आपका सप्लाई फॉर लेबर का कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं 7 की डायग्राम बना देता हूँ। आई एम नॉट राइटिंग द एक्सप्लेनेशन, मैं सिर्फ 7 की डायग्राम बना देता हूँ।
ठीक है, आपके लिए 7 की डायग्राम बना दी जाती है। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लिखूंगा, मैं 7 की डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। आंसर नंबर 7। ठीक है, तो 7 की डायग्राम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। देखें, सबसे पहले तो दो एक्सिस बनेगी। सबसे पहले दो एक्सिस बनेंगी, देख लीजिए, गौर कर लीजिए। अच्छा, अब आप देखें, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, और जहाँ पे दोनों इक्वल होता है वो होता है इक्विलिब्रियम। वहां से आ जाती है वेज रेट और क्वांटिटी फॉर लेबर। सही कह रहा हूँ भाई? ये हो गया डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई वेज रेट, और ये हो गई क्वांटिटी फॉर लेबर। सही कह रहा हूँ? हाँ जी। अब बताएं, सप्लाई फॉर लेबर बढ़ रही है, सप्लाई फॉर लेबर बढ़ रही है, तो सप्लाई फॉर लेबर का कर्व मारेगा राइटवर्ड शिफ्ट। सही शिफ्ट करा है। सप्लाई फॉर लेबर बढ़ रही है, सप्लाई फॉर लेबर के कर्व ने करा राइटवर्ड शिफ्ट। बताओ भाई, जहाँ पे नया सप्लाई और पुराना डिमांड मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम। यहाँ से आ जाएगी वेज रेट, और नीचे आ जाएगी क्वांटिटी फॉर लेबर। तो आप देख लें, सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, सरप्लस होगा, वेज रेट कम होगी, एम्प्लॉयर को सिग्नल मिलेगा, वो कम वेज पे ज्यादा वर्कर रखेगा, तभी डिमांड फॉर लेबर के कर्व में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 की डायग्राम क्लियर है, आप खुद ही समझा देंगे इसको। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 कमिंग बैक, लास्ट 3 क्वेश्चंस लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, using demand and supply diagram, explain the effect of decrease in supply of labor on market of labor। डिमांड सप्लाई डायग्राम को यूज करो, बताओ कि अगर डिमांड फॉर लेबर कम होती है तो इसका क्या इफेक्ट होगा लेबर मार्केट पे। तो बताएं जरा, सप्लाई फॉर लेबर कम हो रही है तो सप्लाई फॉर लेबर कम होगी तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनेगा। तो अभी जो हमने डायग्राम बनाई, सेम डायग्राम बनाएंगे, बस लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे इस बार। इस बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ट्रेड यूनियन। सर, ट्रेड यूनियन क्या है, मुंह जबानी सुन ले तो प्लीज। बेटा, ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर के बिहाफ पे काम करती है, और एम्प्लॉयर के साथ जाके नेगोशिएट करती है। सर, ट्रेड यूनियन एक इदारा है जो कि जिसके अंदर वर्कर्स मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो जाके एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर के साथ जाके नेगोशिएशन करते हैं कि भाई मेरे वर्कर की वेज रेट बढ़ा दो, मेरे वर्कर को अनफेयर डिसमिसल से बचा लो, और उसको प्रॉपर वेज रेट दो, उससे ओवर टाइम काम नहीं करवाओ, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। ठीक है। सर, अनफेयर डिसमिसल के आपके दिल में सवाल आएगा। अनफेयर डिसमिसल का मतलब है कि बिला वजह निकाल देना। जैसे भाई मैं किसी बच्चे को बोलूं, यार तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही, कल से नहीं आना, तो ये अनफेयर डिसमिसल है कि भाई मैंने शक्ल की बेसिस पर उसको निकाला, हालांकि वर्कर से मुझे सिर्फ काम लेना है। ठीक है ना भाई? तो ट्रेड यूनियन क्या है भाई? ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर के बिहाफ पे काम करती है, और एम्प्लॉयर से जाके नेगोशिएशन करती है, वर्किंग कंडीशन और ये सब चीज़ों के बारे में बात करती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज। बोल रहा है डायग्राम के थ्रू बताओ मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट। तो आपको याद है मिनिमम वेज क्या होती है? तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम वेज मिनिमम वेज एक वेज कंट्रोल है। मिनिमम वेज एक वेज कंट्रोल है जो कि कौन इम्पोज करता है? मिनिमम वेज एक वेज कंट्रोल है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करता है। किसके लिए? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। सही कह रहा हूँ? सर, मिनिमम वेज एक वेज कंट्रोल है जो गवर्नमेंट इम्पोज करता है अनस्किल्ड वर्कर के लिए, ताकि अनस्किल्ड वर्कर के लिए, ताकि उन लोगों को फायदा मिले, उन लोगों को फायदा मिले जो गुर्बत में रहते हैं, जो पॉवर्टी में रहते हैं, जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर सकते। तो मैं इधर लिखूं, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, उनकी इनकम को बढ़ाना है ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए। तो यार जरा सोच के बताना, मिनिमम वेज कहाँ लगनी चाहिए, ऊपर नीचे? बताओ भाई, कहाँ लगनी चाहिए मिनिमम वेज, ऊपर नीचे? मिनिमम वेज किधर इम्पोज होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम के ऊपर। तभी तो वेज बढ़ेगी, तभी तो लोगों का, वर्कर का, अनस्किल्ड वर्कर का, गरीब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्या आप लोगों को पता है पाकिस्तान का मिनिमम वेज रेट क्या है? पाकिस्तान का मिनिमम वेज रेट आज का क्या है, पता है आपको?
इट्स नॉट 30K, इट्स 38,000। और यहाँ पे वर्कर 20-20, 25-25 हजार में काम कर रहे होते हैं। आई एम 100% श्योर आपके गार्ड की तनख्वाह 25 हजार ही होगी। मेरे चौकीदार की जो बिल्डिंग के गार्ड की तनख्वाह है वो 25 हजार रुपये है। वो अलग बात है, वो कमा 80 हजार रुपये लेता है। कैसे 80 हजार रुपये कमाता है वो? 80 हजार रुपये वो कैसे कमाता है? रात को वो मारता है दरवाजे पे ताला और गाड़ियां साफ करता है। एक गाड़ी साफ करने के 500। बिल्डिंग में 36 फ्लैट्स हैं, तो 36 के पास तो गाड़ी नहीं होगी, 25 के पास तो गाड़ी है। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं ये कितना कमाता है भाई। 25, 25 × 500, ठीक है। 12,500 ये सिर्फ गाड़ी से कमा लेता है। 12,500, 500 रुपये तो नहीं मिलते होंगे उसको, 1,500 तो मिलते होंगे। 1,500 × 25 कर लो। 37,500 ये गाड़ी से कमा लेता है। 25,000 रुपये ये इससे कमा लेता है। 62,500 तो इसने बना लिए, ठीक है। 2-3 हजार इसको टिप मिल जाती होगी, तो समझ लो 8,000 की टिप मिल जाती होगी पूरे महीने में। 70,500 मिल जाता है। खाना इसको फ्लैट से स्पॉन्सर है। सारे फ्लैट वाले आंटी अंकल जो भी घर में बन रहा है, मालपूड़ा, अपना क्या कहते हैं, खौसा, कढ़ाई, चिकन, हांडी, जो भी बन रहा है, सब्जी दाल वाल, सब इसको आ रही है भाई। खा पी रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहा है। समोसे आ रहे हैं। चाय तो ये लोग ऐसे पीते हैं जैसे नहीं इनके बाप दादाओं ने चाय वाय का कोई कारखाना लगाया हुआ हो। चाय तो ऐसे पीते हैं ये लोग। जब देखो चाय पी रहे हैं, जब देखो चाय पी रहे हैं। अबे तेरी तनख्वाह 25 हजार है, तू रोज चाय पी रहा है यार, दिन में 6-6 बार चाय पी रहे हैं। इधर जिसकी तनख्वाह लाख लाख रुपए, वो चाय पीने से पहले सोच रहा है उस्ताद 100 रुपए की चाय है ना? सही कह रहा हूँ ना? हर वक्त चाय पीते हैं भाई। मेरे को तो लगता है कोई कैफीन वैफीन, कोई नशा वशा मिला के ये लोग बैठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन है जब बंदा बार 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 एक ही काम करे। जैसे भाई, जो क्लास का पहला दिन होता है ना, जो अगले साल का पहला दिन होगा, वो सबसे बेकार दिन होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं हर किसी को यही बता रहा हूँगा, दो तरीके के रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और मैं, समझो कि जब मैं 12वीं 13वीं बार यही चीज पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका होता हूँ। मैं चाह रहा होता हूँ कि बस ये दिन जल्दी खत्म हो जाए। क्यों? स्पेशलाइज हो गया ना यार, एक ही चीज कर रहा हूँ। नींद में भी कोई उठा दे, चल भाई बता रिलेशन कितने, मैं सोते सोते भी बता दूंगा उसको, दो रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ रहे हो? तो स्पेशलाइजेशन क्या है? जब एक वर्कर बार 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 एक ही काम करके उसमें चीता हो जाए, उसमें स्पेशलाइज हो जाए। सही है। तो अब 9, 10, 11 करते हैं। आ जाओ उसको खत्म करें। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ठीक है। आंसर नंबर 9। आ जाओ। 9 क्लास में मैं एक बार रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, तो वो 9 क्लास के बच्चे तो ऐसे खुश हो गए कि अभी नहीं सर, कोई अपनी जिंदगी का सीन पार्ट बताएंगे। तो वो ऐसे खुश हो गए। मैंने बोला अबे जाहिल, ये रिलेशनशिप की मैं कोर्स वाले रिलेशन की बात कर रहा हूँ। वो बोलने सर हाँ बताएं क्या रिलेशन है। मैंने बोला तेरे कोर्स के अंदर रिलेशन है, डायग्राम इसको देख के बनेगी। चलो आ जाओ चलते हैं। कॉपियां वॉपियां बंद कर ली? सारों ने कॉपियां वॉपियां बंद कर ली, यूं बैठे हैं। हाँ भाई सर चलो सुनाओ अपनी कहानी। चलो आ जाओ। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? बेटा ट्रेड यूनियन एक इदारा होता है जो वर्कर के बिहाफ पे बात करता है ना। तो इधर लिखूं भाई, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग पीपल। ट्रेड यूनियन is an organization of working people. Trade union is an organization of working people who negotiates with the employer, who negotiates with the employer, who negotiates with the employer on behalf of employee, on behalf of employees for better working conditions, for better working conditions, comma, high wage rate, protect from unfair dismissal, protect from unfair dismissal। बेटा रेहान, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये दो पागल हर वक्त बात कर रहे होते हैं, मैं भी इनको जवाब नहीं देता। ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन, हायर वेज रेट, कॉमा, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल, एंड
और क्या होगा? और होगा एंड वर्किंग कंडीशंस। एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। सही है। अब आंसर नंबर 10 करते हैं, आ जाए। सही है। Okay, so minimum wage, government passes a law to improve the pay of unskilled worker in order to improve their standard of living and to reduce poverty. To be effective, it should always be imposed above the equilibrium. ठीक है, ये आंसर नंबर 10 हो गया। लास्ट वाला आंसर है स्पेशलाइजेशन क्या है। लास्ट वाला आंसर है कि व्हाट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है? जब बंदा बार बार एक ही टास्क करे ना। Sir, what is specialization of labor? Specialization of labor occurs when a worker becomes an expert in a particular profession, such as an economics professor. मतलब he's talking about Fahad Manaf, right? Okay, चलें। सही है भाई, तो लेबर मार्केट हमारा खत्म हो चुका है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस पीडीएफ ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, जस्ट गिव मी 5 minutes, ओके। थैंक यू।